नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार स्टेप अहेड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। दैट मीन्स मगध साम्राज्य से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और ये उसी के सीरीज में आज ये हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम लोग उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मगध को, बी कन्नौज को, सी है वज्जी को और डी विदेह को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, दैट मीन्स मगध को। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी थी। आपका ऑप्शन है ए गिरिवराज, जिसे हम लोग राजगीर या फिर राजगिरी भी बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, जो अभी आपका करेंटली पटना के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। सी ऑप्शन है आपका वैशाली। डी है आपका गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गिरिवराज करेक्ट। इसका डिस्क्रिप्शन भी कोई दिया हुआ है, देख लेते हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कभी दोस्तों एग्जाम में कि राजगीर घिरी थी, तो आपका ऑप्शन आपको लोगों को देखना होगा। तो वहाँ पे अगर पहाड़ियों ऑप्शन रहेगा तो आप लोग उसको टिक करेंगे। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। दैट मीन्स महाभारत और पुराण, जो भी 18 पुराण है, उसके अनुसार मगध का सबसे पहला राजवंश कौन था। तो आपका ऑप्शन है ए है वृद्धरथ वंश, बी है आपका शेषनाग वंश, डी है आपका नंद वंश और सी है आपका नंद वंश और डी है हरियंक वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, वृद्धरथ वंश। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐसे देख लेते हैं। वृद्धरथ वंश जरासंध के पिता वृद्धरथ से आरंभ होता है। तो अब आप चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मगध जनपद का संस्थापक था। आपका ऑप्शन है वृद्धरथ तथा जरासंध, बी है महापद्मनंद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, एंड सी है शिशुनाग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, वृद्धरथ तथा जरासंध। तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो वृद्धरथ तथा जरासंध। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। आपका ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी है आपका महापद्मनंदा, सी है आपका शिशुनाग एंड डी है जरासंध। तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, बिम्बिसार, जिसका शासनकाल का पीरियड क्या था, तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक राज किया था बिम्बिसार ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो ये दोनों दोस्तों हर्यक वंश के थे। तो वैसे आपका ऑप्शंस भी है, ए है आपका हर्यक वंश, बी है आपका शिशुनाग वंश, सी है नंद वंश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिम्बिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, बिम्बिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था तथा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि बिम्बिसार को क्या कहा जाता था। तो बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता था और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है कि बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का क्या था, तो मित्र था। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए जरासंध के काल में, बी है अजातशत्रु के काल में, सी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एंड डी है आपका बिम्बिसार के शासनकाल में। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार के शासनकाल में। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। आपका ऑप्शन है ए कौशल देवी, बी है आपका चेलना, सी है आपका खेमा और डी है उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। दैट मीन बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो कौशल देवी से भी किया था, चेलना से भी किया था और खेमा से भी किया था। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। कौशल देवी कौशल की थी, खेमा पंजाब की तथा चालना वजी संघ की राजकुमारी थी। अब हम नवा क्वेश्चन देखते हैं, बिम्बिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो बिम्बिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो आपका ऑप्शन है ए अंग,
बी है आपका कौशल, सी है आपका वजी एंड डी है अवंती। तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, अंग। अंग को जीता। बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, हरियंक वंश का दूसरा शासक था। तो हरियंक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी है आपका उदयन, सी है आपका नागदशक वंश, नागदशक एंड डी है आपका शिशुनाग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। हरियंक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइमिंग पीरियड आप लोग याद रखेंगे। अजातशत्रु कब से कब तक रूल किया था? तो वो किया था 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। वो अपने पिता बिंबिसार को मार करके सत्ता प्राप्त किया था। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राजगीर के दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो राजगीर में जो दुर्ग है या फिर राजगीर के दुर्ग तथा उसके जो स्तूप है उसकी स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? ऑप्शन है आपका ए बिंबिसार, बी है आपका अजातशत्रु, सी है आपका उदयन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उदयन। तो दोस्तों यहाँ से अभी और एक क्वेश्चन भी बन सकता है, 11 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस शासक ने किया था, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि वहाँ पे आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, मगध शासक ने किया था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था। तो आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी है आपका अजातशत्रु, सी है नागदशक एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? आपका ऑप्शन है ए कौशल, बी चंपा, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों आप लोग इसे आज के अम्रपाली से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये तब की है अजातशत्रु के टाइम वाला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वैशाली की। दोस्तों वैसे ही मतलब वेरी सिंपल जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, राइट। अच्छा लेट्स गो अहेड। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किस राजा के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया? तो आपका ऑप्शन है ए अंग, बी कौशल, सी लिच्छवी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, लिच्छवी के साथ। तो अजातशत्रु ने जब लिच्छवी के साथ युद्ध किया था तो उस वक्त पहली बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, बी है आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, सी है ईसा पूर्व 2री शताब्दी एंड डी है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। आपका ऑप्शंस भी है, ए है बिंबिसार, बी है उदयन, सी है अजातशत्रु, डी है नागदशक। तो आपका करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अब देखिए, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर आया और उदयन ने ही पाटलिपुत्र, जो अभी जिसको हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं, उस नगर को बसाने वाला इंसान ये उदयन था। उदयन ने ही उसे बसाया था और जिसे हम लोग उदयभद्र भी कहते थे। उस वक्त उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी है आपका। तो किस राजा ने बनाया था मगध को सर्वप्रथम अपने पुत्र पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी? तो आपका ऑप्शन है उदयन, बी है बिंबिसार, सी है घनानंद, डी है अजातशत्रु। तो दोस्तों उदयन ने बनाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए है उदयन, बी है नागदशक, सी है अनिरुद्ध, डी है मुंडक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नागदशक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो आपका ऑप्शन है ए शिशुनाग वंश, बी है नंद वंश, सी है मौर्य वंश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो वो है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। अगर कभी
एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवराज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो गिरिवराज तो उसका राजधानी था ही, और साथ में गिरिवराज को भी अपना, वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया। तो वो इंसान था आपका शिशुनाग ने ही ऐसा किया था। वैसे आपका ऑप्शन है, ए है आपका कालाशोक, बी है आपका नागदशक, सी है महापद्मनंदा और डी है शिशुनाग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? आपका ऑप्शन है नागदशक, बी है आपका घनानंद, सी है आपका कालाशोक, डी है महापद्मनंदा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। कालाशोक को क्या कहा जाता था? काकवर्ण। दोस्तों ये अगर मतलब किसी को अगर कुछ मतलब किसी का उपनाम दिया हो ना, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन सेट करने वाले, तो ये लोग ये जो इसका उपनाम होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेट करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कालाशोक को क्या कहा जाता था? तो काकवर्ण भी कहा जाता था कालाशोक को। कालाशोक काकवर्ण, इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, ए है अजातशत्रु, बी है नागदशक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कालाशोक। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो कालाशोक के ही टाइम में हुआ था। अब द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप लोग याद रखना चाहिए, द्वितीय जो बौद्ध संगति था, दैट में अगर इंग्लिश में इसको बोलने का कोशिश करें तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था। तो वैसे आपका यहाँ पर ऑप्शंस भी है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन है आपका वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है राजगिरी, डी है कुंडलवन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को बिहार स्पेशल की सीरीज इंग्लिश में भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंग्लिश में भी जरूर प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किया था? तो साप कमीर ने किया था। वैसे आपका ऑप्शंस भी है, ए है आपका साप कमीर, बी है महाकश्यप, सी है मोगलितिस और डी है वसुमित्र। तो इसका द्वितीय जो बौद्ध संगति था उसकी अध्यक्षता साप कमीर ने किया था। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? आपका ऑप्शन है, ए महापद्मनंदा, बी है घनानंद, सी है मुंड, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदा। इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंदवंश के संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। झा एवं श्रीमाली की जो एक बुक है उसमें मतलब नंदवंश के संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। तो वैसे दोस्तों बहुत सारी जो बुक है आपकी NCERT हो गई और जो भी मतलब रेफरेंस बुक है, सब में वैसे नंदवंश के संस्थापक को महापद्मनंदा को ही माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे महापद्मनंदा ही याद रखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन अगर बुक वाइज आ गया कि झा एवं श्रीमाली की जो पुस्तक है उसमें मतलब नंदवंश के संस्थापक क्या बताया गया, तो वहाँ पर आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। वरना मतलब फुल फ्लेज जिसे सब एक्सेप्ट करता है तो वो महापद्मनंदा ही नंदवंश का संस्थापक है, नंदवंश का संस्थापक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस शासक को कालिका अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षांतक, एकत्र और एकराट कहा गया है? तो वो महापद्मनंदा को ही कहते हैं। दोस्तों ये इंसान जैसा इसका नाम है महापद्मनंदा, वो ऐसे ही महान इंसान था महापद्मनंदा। तो इसीलिए आप लोग देखें तो इसको क्या क्या कहा जाता। तो मगध के किस शासक को कालिका अंश, परशुराम का अवतार भी था और क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षांतक, एक कष्टक और एकराट कहा गया है। तो महापद्मनंदा को ही कहा गया। यह नंदवंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, आप लोग देख सकते हैं। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक आपका ऑप्शन है, ए महापद्मनंदा, बी है आपका मुंड, सी है आपका घनानंद, डी है कालाशोक। तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन दैट मीन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है, ए है आपका बिंबिसार,
बी है अजातशत्रु, सी है कालसो, डी है घरानंद। तो आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी है आपका अजातशत्रु, सी है आपका कालशोक, डी है घरानंद। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम में ही हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो था राजगिरी में। वैसे आपका ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली और कुंडलवन। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए महाकश्यप, सी है शाकम्भरी, सी है मोगलीपुत्र, डी है वसुमित्र। तो दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? आपका ऑप्शन है ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी है बिंबिसार ने, डी है महापद्म नंदा ने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मगध साम्राज्य में कलिंग को जो मिलाया था वो मगध का सबसे प्रतापी साम्राज्य अशोक ने किया होगा। अशोक ने तो किया ही था, बट उससे भी पहले एक किसान था जो कि नंद वंश से था, महापद्म नंदा ने भी एक कलिंग को मगध के साम्राज्य में विलय करवाया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी महापद्म नंदा। अब 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मगध निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आपका ऑप्शन है महापद्म नंद, बी है आपका घरानंद, सी है आपका सुकल्प, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन दोस्तों 44वीं बीपीएससी में आ भी चुका था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर का समकालीन था? तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद ही था। जिस वक्त सिकंदर द ग्रेट आक्रमण हुआ था उस वक्त मगध का शासन घनानंद ही था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे, अगर कभी एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिस वक्त सिकंदर द ग्रेट का आक्रमण हुआ उस वक्त मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो दोस्तों मैं बताया था आप लोगों को, इससे पहले भी बताया था कि पाटलिपुत्र को बताया था उदयन ने। वैसे आपका यहाँ पे आंसर है उदयन और आपका ऑप्शन है ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन ने, डी ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक नगर बना? इस क्वेश्चन को और एक बार दोस्तों पढ़ते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैसे आपके यहाँ का ऑप्शन है ए पर यूनानियों, बी है डिमेट्रियस के, और सी है वैशाली के वज्जियों के, और डी है अंग शासकों के। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वैशाली के वज्जियों के आक्रमणों के प्रतिरोध के कारण। अब दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान से सुने कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र नामक जो नगर है वो किस नदी के बीच बसा हुआ है, किस नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे गंगा और सोन नदी। गंगा तो आपको याद रहेगा लेकिन सोन शायद आप लोग भूल जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखेंगे, गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित है पाटलिपुत्र। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म हुआ है। तो मगध साम्राज्य का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग उसे देख चुके हैं। दोस्तों मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीरीज़ है हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की ऑब्जेक्टिव वाली जो ये बुक है हम लोग उसी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बुक तो मेरे पास है ही या फिर नहीं भी है, तो ये बुक को हम लोग मतलब क्यों पढ़ें? दोस्तों ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए। बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ये वीडियो देखें और इसको सुने ज़रूर। ये ऑडियो के भांति आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है, आप लोग इसे सुन सकते हैं और साथ ही देख भी सकते हैं।
अगर आप इसे सुनेंगे भी और साथ में देखेंगे भी ना, तो बहुत अच्छा से आप लोगों को याद होगा। तो चलिए, इसी के साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि अगर सर आप लोगों के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।